मैं सर डॉक्टर केशरी श्रीवास्तव और आपने सब्सक्राइब किया हुआ है यूट्यूब चैनल केशरी बायोलॉजी, जिसमें आज पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनिमल किंगडम। इस एनिमल किंगडम का वेटेज अगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन पिछले हर साल के नीट के पेपर में रहे हैं। ठीक है, जब तक एम्स होता रहा है, जिपमर होता रहा है, तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते थे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का अंदाज़ा आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे, आपको लगता तो है कि ये चैप्टर बड़ी आसानी से रट सकते हैं, नहीं साहब, बहुत सिली मिस्टेक करते हैं इस चैप्टर में। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर भी नीट का पेपर देखेंगे तो उन्होंने जो 3 क्वेश्चन बनाए थे एनिमल किंगडम पर, वो उसमें तीनों में सिली मिस्टेक करने वाला मैचिंग टाइप का क्वेश्चन था, उसमें 2। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था भी, लेकिन 2 मैचिंग का टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। आज हम ये जानेंगे एनिमल किंगडम में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि फर्स्ट यूनिट का ये चैप्टर है, तो एनिमल किंगडम में जैसा कि हम देखते हैं तो इस धरती पे चारों तरफ हमारे एनिमल ही दिखते हैं। ठीक है, हम नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं हमको मच्छर दिखेगा, कहीं हमको कुत्ता भी दिखेगा, कहीं बिल्ली दिखेगी, इस तरह के एनिमल दिखेंगे। तो अब सवाल उठता है कि एनिमल किंगडम को पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो एनसीईआरटी की जो पहली लाइन हो बेहद इंपॉर्टेंट है। वो कहता है अपने चारों तरफ देखते आप जब तो तरह तरह के एनिमल दिखते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है उन एनिमल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे व्यवस्थित किया जाए, ये एक सवाल उठा। ठीक है, इस सवाल का बड़ा आसान सा जवाब यह है कि उनको हम क्लासिफाई करें। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन से पहले एक टर्म आता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आइडेंटिफिकेशन माने होता पहचानना। ठीक है, क्लासीफाई करना मतलब होता है कि सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ के बेसिस पर सेपरेट करना। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला काम करें हम पहचानें, दूसरा काम करें हम क्लासिफिकेशन करें, तीसरा काम करें हम उसका नाम दें। नाम देना बेहद ज़रूरी है। ठीक, ऐसा नाम दें जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड हो, मीन्स हम बायनॉमियल सिस्टम में जा कर के उसका नाम दें, एक बात ये आता है। ठीक है, और अगर हम इतना हम कहें और एक टर्म ना बोलें तो ठीक नहीं पड़ता है, दैट इज द टैक्सोनॉमी। अब आप सोच रहे होंगे साहब आप ये सब क्यों बता रहे हैं सर? इसलिए हम ये सब बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की इसी किताब के पहले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है सिस्टमेटिक पोजीशन। तो एक टर्म आता है बायोलॉजी का जिससे हम कह देते हैं सिस्टमेटिक्स। ठीक है, बायोलॉजी के ऐसा एक ब्रांच है जिसे हम सिस्टमेटिक्स कह देते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन हमें जानना है। ठीक है, तो अब सवाल उठता है टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन दोनों को मिला करके हम टैक्सोनॉमी कह देते हैं, यानी कैरेक्टर के बेस पर क्लासीफाई करना, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज्ड ढंग से किसी टैक्सा में अरेंज करना, ये काम कहलाता है टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब सवाल उठता है सिस्टमेटिक्स क्या है, तो सिस्टमेटिक में ये भी शामिल कर दें। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ये और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन का जो आधार हमारा होगा वो उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशन के बेसिस पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी जैसे कि अगर आप थोड़ा याद करें तो पॉरीफेरा पहला फाइलम हमारे एनसीईआरटी में दिया गया, फिर उसके बाद सीलेंटेटा दिया गया, उसके बाद टीनोफोरा दिया गया। थोड़ा और याद करें तो आपको एल्गी पढ़ने को मिलता है, फंजाई पढ़ने को मिलता है, फिर आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ने को मिलते हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ने को मिलते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुआ, मिस सिंपलर और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह का बात हम पढ़ते हैं। तो इसे सिस्टमेटिक पोजीशन या सिस्टमेटिक्स कह देते हैं। ठीक है, अब हम एक और टॉपिक स्टार्ट करना चाह रहे हैं यहीं से, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, अगर हम देखें सभी एनिमल्स को तो कई सारे फंडामेंटल फीचर्स कॉमन हैं। यानी अगर हम स्ट्रक्चर में और फॉर्म में कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे एक मच्छर बैठा हुआ उसका कुछ स्ट्रक्चर अलग है, एक छिपकली है उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, सड़क पे एक गाय जा रही है उसका कुछ स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन अगर हम पूरे एनिमल किंगडम पर नज़र डालें तो हम ये पाते हैं कि कई सारी सिमिलरिटीज़ हमें मिलती हैं। अब आप कहोगे साहब कौन सी सिमिलरिटी? ठीक है, तो जैसे हम उसमें अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखें, ठीक है, यानी सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, जो उसके शरीर में सेल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सेल्स उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसके अरेंजमेंट के बेस पर आगे हम अभी बोलेंगे, आपसे अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सेल्स के अरेंजमेंट के बेस पर सेलुलर ग्रेड अरेंजमेंट हो गया, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्स ने मिल करके, कोशिकाओं ने मिल करके टिश्यू बना डाला। ठीक है, कई सारे टिश्यूज़ ने मिल करके आर्गन बना डाला। तो हम इस पर भी थोड़ा बात करेंगे, अभी इस पर ज़रा रुक रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सीलोम देखेंगे। ठीक है, सीलोम किस प्रकार का है, सीलोम है या नहीं है तो फिर कैसा है।
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम्स देखेंगे, ठीक, जैसे उसमें डाइजेशन की फिजियोलॉजी कैसे हो रही है, सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी कैसे हो रही है, यानी हम डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका कैसे काम करता है ये देखेंगे। सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री का मतलब जैसे हम अपनी बात करें तो अगर हमारे बॉडी को मिड से यहाँ से डिवाइड किया जाए तो 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ यही एक प्लेन तो है। आप ऐसे काट दो, ठीक है, आप ऐसे काट दो, बॉडी हमारी 2 पार्ट में नहीं बढ़ पाएगी। मतलब हमारी बॉडी सिर्फ एक प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, 2 इक्वल हाफ में बढ़ सकती है, तो हम बायलैटरल सिमेट्री कहें, ठीक है। एक आलू आप ले लो, कितना भी बढ़िया गोल हो, ठीक है, आप उसे 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर पाओगे, मतलब एसिमेट्री, ठीक है। तो जैसे अमीबा, अब आप कहोगे साहब आलू कहाँ से आ गया, आलू तो प्लांट है, ठीक, आप एनिमल किंगडम की बात कर रहे हो। नहीं भैया, हमने खाली बस एग्जाम्पल के लिए कहा अमीबा की बॉडी एसिमेट्रिकल है, ठीक है। स्पॉन्जेस की बॉडी एसिमेट्रिकल है, मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस की बॉडी एसिमेट्रिकल है। आप कहोगे साहब ल्यूकोसेलुनिया, तो ल्यूकोसेलुनिया चलो मान लेते हैं कि रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। अब आप कहोगे साहब रेडियल सिमेट्री कहाँ से आ गई, ठीक है, तो ठीक है, किसी एनिमल की बॉडी को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कट करते हुए 2 आइडेंटिकल हाफ या इक्वल हाफ में हम बांट लें तो रेडियल सिमेट्री, तो सिमेट्री आया ना, ठीक है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे उसमें एक एक छोटी छोटी हेडिंग के साथ। जैसे पहली हेडिंग आ रही है हमारे पास एनसीईआरटी की, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एस, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से सवाल उठता है तो बॉडी में सेल्स किस तरह से अरेंज होकर के कैसी बॉडी बनाती है हमें जानना है, ठीक है। तो सेल्स का अरेंजमेंट है, बड़ी सी बेसिक बात कि बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे शरीर में है, ठीक है। तो जो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं उनमें सेल्स का अरेंजमेंट कैसे है, तो एक सेल ये हो गई, दूसरी सेल ये हो गई, तीसरी सेल ये हो गई, ठीक। हम क्यों 3 सेल ले रहे हैं, एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि एनिमल किंगडम या किंगडम एनिमलिया के सारे एनिमल्स मल्टीसेलर हैं, ठीक है। तो बॉडी सिंगल सेल तो है नहीं, तो बहुत सारी सेल्स इकट्ठा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे हाथ में पेन आप देख रहे हो, मान लो थोड़ी देर के लिए किसी कोई सा एनिमल है, मान लो, मानने में क्या जाता है, अरे भाई साइंस मानने का सब्जेक्ट ही है, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई सा स्पंज है, ठीक, तो इसमें सैकड़ों हज़ारों लाखों कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो जो सेल्स हैं ये सेल्स इकट्ठा तो हुई, मल्टीसेलर है, ठीक, लेकिन ये कोई मिलकर एक काम नहीं कर रही हैं। इस एक सेल का एक फंक्शन है, दूसरी सेल का दूसरा फंक्शन है, तीसरी सेल का तीसरा फंक्शन है। सारी सेल्स अलग अलग अपना अपना काम कर रही हैं, एक बॉडी बनाने में एक साथ रह रही हैं। जैसे इसका फंक्शन न्यूट्रिशन है, इसका फंक्शन एक्सक्रीशन है, इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन है, ऐसे अलग अलग काम कर रही हैं, तो मल्टीसेलुलर बॉडी हो गई, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द लेवल ऑफ सेल्स, काम का बंटवारा सेल्स के लेवल पर है, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इस सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास सिर्फ एक फाइलम एग्जाम्पल में आ रहा है, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम में सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी सब हर सेल स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन एक संगठन बना करके एक समूह बना के रहना है, क्योंकि बॉडी मल्टी सेलुलर है, ठीक, ये हुआ। अच्छा, अब हम आते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, टिश्यू। क्लास 10th से, बल्कि 8th क्लास से टर्म टिश्यू आप सुन लेते हो कि टिश्यू क्या है, ठीक है। तो टिश्यू के पहले हम सिंपल से डेफिनेशन देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, इस सेल्स के बीच में जो गैप है यहाँ, ये तो यहाँ कोई सब्सटेंस भी तो है, तो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। खाली तो है नहीं, ठीक है। और ये भी आप जानते हैं कि एनिमल में सेल्स एक दूसरे से अटैच नहीं होती, सीमेंटेड नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ सेल वॉल जैसी कोई चीज़ तो है नहीं, ठीक। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। किसी एक काम को अंजाम देने के लिए अगर सेल्स और उसके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस ये सब इकट्ठा हो जाए कि चलो हम एक काम करते हैं, ठीक, जैसे बॉडी का कवर बनाते हैं, तो टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू याद करो, ठीक है। उसने सोचा कि हम एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है। तो इधर आइए, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाएं, ठीक है, और टिश्यूज़ पाए जाए यानी काम का बंटवारा टिश्यू के लेवल पर, एक टिश्यू का एक काम, दूसरे टिश्यू का दूसरा काम, तीसरे टिश्यू का तीसरा काम। अगर ये कंडीशन पाई जाती है तो दिस इज द टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया सिलेंटेटा और टिनोफोरा, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के एक ऑर्गन बनाए,
ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन आपको आता है, हम दूर कर रहे हैं कन्फ्यूजन आपका, कि ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमने 4 शब्द लिखा है ना, ऑर्गन लिखा फिर ऑर्गन सिस्टम लिखा, ठीक है। तो थोड़ा हम जानबूझ के इससे पहले उठा ले रहे हैं, दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप इसमें बेहद माइन्यूट डिफरेंस आप कंफ्यूज कर जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपका ये कन्फ्यूजन 100% दूर होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। बस हम बात हमने शुरू में कही, आपको एनसीईआरटी रटना नहीं, एनसीईआरटी समझना है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, सुनो ध्यान से, हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, यानी जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे स्क्रिप्टिव सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो चलो नाम लेते हैं स्क्रिप्टिव सिस्टम। तो स्क्रिप्टिव सिस्टम के काम को अंजाम देने के लिए, यानी एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी चलाने के लिए कुल 4 ऑर्गन है ना, ठीक है। किडनी होगा, यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा, ये 4 चीज़ें मिल करके एक्सक्रीशन की फिजियोलॉजी को चला रही स्क्रिप्टिव सिस्टम बना, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लें तो कई सारे ऑर्गन हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पैंक्रियाज है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्गन हैं जो सब मिलकर के डाइजेशन अब्जॉर्प्शन की फिजियोलॉजी को अंजाम देते हैं, तो ठीक है। तो ये ऑर्गन सिस्टम हुआ, ठीक। यानी एक काम, डाइजेशन अब्जॉर्प्शन का काम एक सिस्टम, रिप्रोडक्शन का काम दूसरा सिस्टम, सर्कुलेशन का काम तीसरा सिस्टम। यहाँ क्या है कि एक ही ऑर्गन है, वही वो पूरा काम करेगा, ठीक है। तो काम का बंटवारा ऑर्गन के लेवल पर, तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, काम का बंटवारा ऑर्गन के लेवल पर। इसमें बाय द वे हमारे पास सिर्फ एक फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, आगे बढ़ेंगे अंदर डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। और एक ऑर्गन एक काम करता है, दूसरा ऑर्गन दूसरा काम करता है, तीसरा ऑर्गन तीसरा काम करता है। अब आप सब हमसे इस पर सवाल पूछते हो, सवाल ये पूछते हो कि साहब हमारे बॉडी में भी तो लंग का काम कैसे एक्शन, ठीक है। तो भैया क्या लंग अलग रख दो, लंग से अटैच बाकी स्ट्रक्चर हटा दो, क्या गैस एक्सचेंज करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। ट्रैकिया नहीं होगा तो लंग अकेले क्या करेगा, ठीक है। ब्रोंकियोल्स नहीं होंगे तो लंग अकेले क्या काम करेगा? ट्रैकिया होगा, लंग नहीं होगा तो ट्रैकिया क्या काम करेगा, ठीक है। तो कई सारे ऑर्गन मिल करके गैसेस एक्सचेंज की फिजियोलॉजी को अंजाम देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना। यहाँ क्या है, एक ऑर्गन एक काम, दूसरा ऑर्गन दूसरा काम, तीसरा ऑर्गन तीसरा काम, ऑर्गन लेवल हो गया, ठीक है, क्लियर। प्लेटीहेल्मिन्थेस सिर्फ एक फाइलम। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको क्लियर ही हो गया। इसको कंपैरेटिव हमने पढ़ा है कि कई सारे ऑर्गन मिल करके एक काम को अंजाम दे रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से आगे सारे फाइलम, यानी एस्केल्मंथीज, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे फाइलम ऐसे हैं कि जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, रिपीट कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ऑर्गन लेवल के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। टिश्यू लेवल के लिए सिलेंटेटा टीनोफोरा और सेलर लेवल के लिए पोरिफेरा, ठीक है। अब इतना सब कहा है तो एक टर्म और कह दें, जरूरी बनता है। एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है, या इसी को बोल देते हैं सब सेलुलर लेवल, ये ज़्यादा अच्छा है। इसी को बोल देते हैं सब सेलर, सब बिलो, जिस इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो यानी सेलर से नीचे का स्तर है, ठीक है। तो सेलर के नीचे का स्तर है। तो अब दरअसल ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से मेन सिलेबस पे तो नहीं बचा, लेकिन जब आप दूसरे चैप्टर्स पहुंचोगे तो आपको साफ साफ कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हमारी बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ऐसे लिख रही है कि प्रोटोजोआ एक एनिमल है, ठीक है। प्रोटिस्टा है लेकिन उसे एनिमल के नाम पे बार बार जिक्र किया गया है। तो प्रोटोजोअन्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक है, सब सेलुलर है। क्यों? क्योंकि वहाँ बॉडी सिंगल सेल्ड है। और हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम, ध्यान देना, एनिमल किंगडम की पहली लाइन है कि सारे एनिमल्स इसके मल्टी सेलुलर हैं। तो बात खत्म हो गई। तो मल्टी सेलुलर इसलिए हमारे मेन लेक्चर का हिस्सा नहीं रहा, बस आपकी जानकारी के लिए हमने एक लाइन दिया कि यह भी एक टर्म होता है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें यहाँ पर कुल 4 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड, टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ठीक है। अब हम इतनी बात बोल चुके हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें यहाँ शामिल करना पड़ रहा है एनिमल किंगडम का, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट है। एनिमल किंगडम के सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि साहब ऐसा क्यों आप कह रहे हो, ठीक। तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं बेटा कि एनिमल किंगडम के सारे मेंबर्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल किंगडम में ध्यान रखिएगा
जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें फंजाई और एनिमल किंगडम ये दो ऐसे हैं जो हेट्रोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स इसके हेट्रोट्राफिक हैं, एक बात, यानी अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, ठीक है, इन सारे एनिमल्स की ओरिजिन मोनोफाइलेक्टिक है। ठीक है, यानी सिंगल एंसेस्ट्री, मोनोफाइलेक्टिक मीन सिंगल एंसेस्ट्री। ठीक है, अच्छा, और इंजेक्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन करने का है। इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड को इंजेस्ट किया जाएगा, यानी कोई ऐसा अपर्चर होगा, कोई ऐसा पैसेज होगा जिसके थ्रू फूड बॉडी में आएगा, तो ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आप कहोगे साहब ये कैसे हो सकता है कि क्या कोई ऐसा एनिमल भी हो सकता है जिसमें फूड बॉडी में आए? हाँ है। ठीक है, प्रोटोजोआ के केस में कहाँ है? ठीक है, वो प्रोटोजोआ के केस में कई सारी ऐसी कंडीशन पाई जाती है कि एंजाइम बॉडीज बाहर सीक्रेट कर दिया जाता है और पचा करके फूड को, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वो एब्जॉर्ब कर लेता है पचा पचाया भोजन। ठीक, तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 इंपॉर्टेंट टर्म और जोड़ेंगे, हेट्रोट्राफिक, मोनोफाइलेक्टिक और इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतने से आपको ये बात क्लियर हो गई कि इसमें यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ये इम्पॉर्टेंट टर्म सिमिट्री। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ सिमिट्री, तो सिमिट्री मीन्स सिमेट्रिकल। ठीक है, जैसे एक फुटबॉल आपके सामने है, तो चारों तरफ से देखेंगे तो एक सिमिलर टाइप की गोलाई है। ठीक है, एक कंकड़ पड़ा हुआ है, तो क्या उसमें भी वो सिमिलरिटी है? नहीं है। तो फुटबॉल में सिमिट्री है, वो कंकड़ का टुकड़ा पड़ा हुआ, उसमें सिमिट्री नहीं है। एक आलू हाथ में ले लें तो उसमें सिमिट्री नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात हम आपसे करना चाहते हैं कि सिमेट्री है क्या। तो दरअसल इसका जो बायोलॉजिकल डेफिनेशन दिया जाता है या एनिमल किंगडम में जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है वो ये है कि अगर हम किसी एनिमल की बॉडी को किसी प्लेन से कट करें और उससे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर ले जाएं तो सिमेट्री है, और न डिवाइड कर पाए तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब सिमेट्री के लिहाज से हमारी एनसीईआरटी में 3 टर्म आए हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बायलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, यानी एसिमेट्रिकल कंडीशन क्या हो सकती है? तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस का एग्जांपल आया है, जबकि याद रखिएगा ल्यूकोसिलोनिया एक बड़ा कॉमन स्पंज है जिसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ज़्यादातर स्पॉन्जेस की बॉडी को 2 आइडेंटिकल हाफ में या 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं, मीन्स एसिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है कि जैसा कि हम ले लें, हमारे सामने ये बुकलेट है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से कट करें, इस तरह से कट करें, इस तरह से कट करें, किसी तरह से अगर कट करें तो 2 इक्वल हाफ में हम इसे डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे बोल देंगे सिमेट्रिकल। ठीक है, अच्छा, और अगर हम किसी प्लेन से कट करते हुए इससे 2 इक्वल हाफ या 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर ले जाएं तो हम इससे बोलेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। किसी प्लेन से नहीं, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस से इसको 2 इक्वल हाफ में इस एक्सिस से काटा गया, इस एक्सिस से काटा गया, इस एक्सिस से काटा गया। जैसे एक सिलेंडर है तो आप उसे बीचों बीच से काट करके 2 हिस्से में बांट सकते हैं किसी एक्सिस से, तो इससे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। बायलैटरल सिमेट्री में ध्यान रखिएगा कि बीचों बीच से पास होता हुआ सिर्फ एक लाइन है, ये यहीं से चाकू लगाएं तो हम 2 इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, तो इससे बायलैटरल सिमेट्री कह देंगे। अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल हैं जो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सिमेट्रिकल कंडीशन के लिए पॉरीफेरा, इस रेडियल सिमेट्री की कंडीशन के लिए टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा, ये 2 फाइलम तो है ही हैं। ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसमें इकाइनोडर्मेटा का नाम आता है। ठीक है, यानी एडल्ट इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कंडीशनल है, जैसे कि एडल्ट कंडीशन में इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि इसका लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी बात आती है बायलैटरल सिमेट्री, तो इससे ये एक फाइलम हो गया एसिमेट्रिकल, 3 फाइलम हो गए रेडियली सिमेट्रिकल, और बाकी के सारे फाइलम जो हमारे पास बचे उन सब में बायलैटरल सिमेट्री। तो बात खत्म, तो सिमेट्री यहीं तक है। ओरिजिन फ्रॉम जर्म लेयर्स एक टर्म आता है, तो जर्म लेयर से ओरिजिन कैसे होगी, तो ये सवाल उठता है जर्म लेयर क्या है। ये एक बड़ा अजीब सा शब्द है जर्म। ठीक है, तो जर्मिनल सेल्स इसे कह देते हैं।
जर्म सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें बार बार डिवीजन की क्षमता पाई जाए, ऐसे सेल को जर्म सेल कह देते हैं। ठीक है, बार बार डिवीजन की क्षमता होती है। अब इसको थोड़ा और ब्रीफ करें तो एक जाइगोट है, ये 2n नंबर की एक सेल है। आप जानते हैं जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म फ्यूज करता जाइगोट बनता है। ठीक है, तो 2n नंबर की एक सेल है। अब इस सेल में जब डिवीजन शुरू होगा तो एक बार डिवीजन होगा 2 सेल स्टेज, फिर डिवीजन होगा 4 सेल स्टेज, फिर डिवीजन होगा 8 सेल स्टेज, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा ना। ठीक, समझो यार। तो जब नंबर बढ़ता जाएगा तो नंबर बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि ये पूछेगा कि भैया ये बताओ कि क्यों इतना सेल हमारे बॉडी में बनाए दे रहे हो। ठीक है, तो हम उससे जवाब देंगे, सुनो कि तुम्हें ऐसा करना है कि जितनी सेल्स तुम्हारी बन के तैयार हो गई हैं उसको तुम 2 लेयर में अरेंज कर दो। यहाँ देखो, उसको तुम 2 लेयर में अरेंज कर दो। उसको तुम 2 लेयर में अरेंज कर दो। देखो, इससे हमने कहा कि एक बाहर की लेयर बना दो और एक अंदर की लेयर बना दो। उसने कहा ठीक, बाहर की लेयर एक बना दे रहे हैं। ये एक बाहर की लेयर बन गई। दूसरे कलर का पेन ले लें, एक अंदर की लेयर बन गई। ठीक, उसने पूछा बताओ क्या करना है। हमने कहा अब करना ये है कि इन दोनों के बीच, देखो इन दोनों के बीच जो गैप है, ये गैप है ना, उस गैप में दोनों के द्वारा सिक्रेटेड एक जेली जैसा सब्सटेंस आ जाएगा। ये दोनों मिल के सिक्रेट करेंगी। ये दोनों यानी बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर दोनों सिक्रेट करके बीच में एक जेली जैसा सब्सटेंस भर देंगी। इन दोनों लेयर के बीच में वो दोनों के द्वारा सिक्रेटेड होगा। तो ये बाहर का लेयर इससे कह देंगे एक्टोडर्म, एक्टो माने बाहर, डर्म मीन्स लेयर। अंदर का लेयर होगा, इससे कह देंगे एंडोडर्म, एंडो माने अंदर, डर्म माने लेयर। और दोनों के बीच जो सिक्रेटेड जेली है, इस जेली को बोल देते हैं मेसोग्लिया। ठीक, बात रिपीट करेंगे, ध्यान देना। जाइगोट था, उस जाइगोट ने डिवीजन शुरू किया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती गई, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 100 सेल, 200 सेल, 400 सेल, 1000 सेल, जो भी आप सोचो, आप फ्री हो हमारी तरफ से। ठीक है, कभी ना कभी उससे एक स्टेज ऐसी आएगी कि उससे 2 लेयर में डिवाइड करना पड़ा। तो एक बाहर का एक्टोडर्म, एक अंदर का एंडोडर्म अरेंज हो गई, कुछ सेल बाहर कुछ सेल अंदर की तरफ। ठीक, बीच में मेसोग्लिया आ गया जो कि दोनों के द्वारा सिक्रेटेड है। अच्छा, अगर ये कंडीशन पाई जाए, ध्यान देना बेटा, अगर ये कंडीशन पाई जाए तो हम इसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मीन्स 2। ठीक है, और जाइगोट से जो डिवाइडिंग सेल्स होती है वो ब्लास्टोमियर होती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 लेयर ऑफ द ब्लास्टोमियर दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। अब चूंकि इसमें बार बार डिवीजन होता है इसीलिए तो हमने बोला है जर्म लेयर। एक बाहरी की जर्म लेयर, एक अंदर की जर्म लेयर, और इस एक्टोडर्म से उसकी बॉडी के सारे एक्टोडर्मल ऑर्गन बनाए जाएंगे, एंडोडर्म से सारे एंडोडर्मल ऑर्गन बनाए जाएंगे। चिंता मत करिए, थोड़ा साइलेंट रहिए। साइलेंट ये रहिए कि पोरीफेरा और सिलेंटेटा में कंडीशन पाई जाती है। साइलेंट हमने इसलिए किया कहीं आप अपने बारे में ना सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बात बस 1 मिनट और रुकिए, बताते हैं। ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक, समझ में आया? ठीक है, क्लियर। चलो अब समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक क्या है। तो जब ट्रिप्लोब्लास्टिक समझने की बात आती है तो देखो, अब देखना यह है कि जो डिवाइडिंग सेल्स थी उन्होंने कहा 2 नहीं हम 3 लेयर में अरेंज होंगे। हमने कहा डन। एक बाहर का लेयर एक्टोडर्म, ठीक है, एक अंदर का लेयर एंडोडर्म। ठीक है, दोनों के बीच जो गैप बचा था उनके बीच में कुछ और सेल्स डेवलप करेंगी, जिन सेल्स जो बाद में यहाँ डेवलप करेंगी दोनों के बीच में, इससे अब हम मेसोडर्म कह देंगे। ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया एंडोडर्म, और ये बाद में डेवलप हुई, इससे हम कह देते हैं मेसोडर्म। साफ से डेफिनेशन, ट्रिप्लो मीन्स 3। ठीक है, यानी 3 जर्म लेयर्स पाई जाएं, 3 तरह की जर्मिनल सेल्स अरेंज हों, एक बाहर का एक्टोडर्म, एक अंदर का एंडोडर्म, और दोनों के बीच में मेसोडर्म पाया जाए, मीन्स 3 जर्मिनल लेयर मौजूद हों। ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 जर्म लेयर मौजूद हों, डिप्लोब्लास्टिक इस तरह की बॉडी होगी। ऐसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो कुल जर्मिनल लेयर के आधार पर 2 तरह की बॉडी हो गई, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब सवाल उठता कि जितने ऑर्गन्स हमारी बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग यानी कॉर्डेट्स की केस में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी वहाँ और अच्छे से लिखता है, फिर बात करेंगे। ठीक है,
तो जो ऑर्गन एक्टोडर्मल हैं उसको उसका फॉर्मेशन इस वाले जोन से होगा हमारी बॉडी के, जो ऑर्गन एंडोडर्मल है उसका फॉर्मेशन इस वाले जोन से होगा, जो ऑर्गन मीजोडर्मल है उसका फॉर्मेशन इस वाले जोन से होगा। तो ये कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं, बड़ा आसान। पोरिफेरा सिलेंटेटा को छोड़ के बाकी सारे फाइलम की कंडीशन ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये दो कंडीशन थी, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेरे समझ से आपको क्लियर हो गया होगा।